ऑलराइट, ठीक है। Look, we are doing chapter gravitation, है ना। gravitation, we all know gravitation, इतना तो हमें पता है gravitation force क्या होता है। What is gravitation force? जो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रखता है, that is gravitational force, yes or no? ठीक है। अब पॉइंट इज कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ लॉज थे जो कि किस साइंटिस्ट को पता चले थे, जो ट्री के अंदर बैठा था, ये कहानी सुनी होगी, साइंटिस्ट न्यूटन। कौन था? न्यूटन वाज सिटिंग बिहाइंड अ ट्री और उसके पास ही एक एप्पल जो है वो नीचे फॉल हुआ। तो उससे दिमाग में आया कि ही थॉट कि ये एप्पल अर्थ की तरफ जैसे गिर रहा है, शायद there is a force, and this force that brings apple towards the earth is the same force why moon is revolving around the earth. मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है, राइट? ये लोगों को पता है। तो तब साइंटिस्ट के पास इतनी एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस नहीं होते थे पता लगाने के लिए कि भाई क्या रीजंस हैं फॉर अ मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो दे कुड ओनली गेस, कोई थ्योरी बना सकते थे, एक हाइपोथेसिस बना सकते थे। तो उन्होंने एक थ्योरी दी, न्यूटन ने बोला कि एप्पल जैसे अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, तो एप्पल इज बीइंग अट्रैक्टेड, एप्पल बीइंग अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। सिमिलरली मून इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट अर्थ से, और शायद वो भी उसी फोर्स की वजह से अर्थ के आसपास घूमता हो। तो ये न्यूटन ने सोचा एंड देन ही ट्राइड टू कैलकुलेट इट, कुछ रूल्स बनाने की कोशिश करे एंड मेनी ऑफ दीज रूल्स वर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पॉइंट इज दिस इज करेक्ट, द फोर्स दैट ब्रिंग्स, ये तो मैं बनाना है जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे कॉपी में होने चाहिए, जल्दी जल्दी बनाएंगे। द फोर्स दैट ब्रिंग्स एप्पल टुवर्ड्स अर्थ, न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया कि the force that brings apple towards earth is same as that moon is revolving around, is responsible for, same force is responsible for moon revolving around the earth. ये वाली बात समझ में आई? हाँ है ना, ठीक है। ठीक है, तो in this chapter we shall learn about universal law of gravitation। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? about universal law of gravitation। इसको अंडरलाइन करेगा, पेंसिल है तुम्हारे पास, अदरवाइज नोट करेंगे कि हम अब ग्रेविटेशनल का एक लॉ है। why is it being called universal law? yes anyone? universal का मतलब, हाँ चलो बोलो। So because it is followed all over universe and can be applied all over. हाँ, तो how did you know यार कि this is universal? कोई एग्जांपल? So because everything is attracted by earth. हाँ, for example? Like apple, moon, solar system. एप्पल पे भी वही लग रहा है एंड मून पे भी वही लग रहा है। That means this law not only applies to big objects like moon, also applies to small objects like apple. Does not apply only objects that are on earth, also in the solar system. तो चीजें को समझो कि वर्ड यूनिवर्सल का मतलब है कि इट अप्लाइज एवरीवेयर। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? अप्लाइज एवरीवेयर। तो वेरी गुड शैलजा, इसमें बिल्कुल सही बोला कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू गिव इट द नेम यूनिवर्सल। अदरवाइज वी कुड ओनली कॉल इट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अप्लाइज एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल इन स्पेस, यस, टेक ऑन अर्थ, yes, applies on big objects like moon, it applies on small objects like apple, it applies। जो चीज हर चीज पे अप्लाई हो ऐसी चीज यूनिवर्सल होती है। ऐसी चीज क्या होती है? यूनिवर्सल। तो if I give you a 2-mark question, why law of gravitation has been called universal, तो will you be able to answer it? जल्दी से नोट कर लें।
Alright. So now we're talking about revolution, जो मून अर्थ के राउंड कर रहा है। आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब हम मून और अर्थ की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये रब कर दूं, नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ मोशन में पढ़ा था, और तो कुछ पार्ट डिलीटेड भी था, पर पढ़ा है सर्कुलर मोशन या नहीं? मोशन के अंदर क्या हो रहा है? चलता हूं। So that in circular motion, an object attracts the other object, which makes it move in a circular path. नहीं, इसे जरूरी नहीं है Sir, सर्कुलर। मतलब जैसे अगर let's take a ball and a thread, and if we hold a thread and just अब तुम ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल दे दो। मैं वैसे सर्कुलर मोशन जो मोशन में किया था वो पूछ रहा हूँ, वो याद है या नहीं याद? अच्छा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक मोशन में जो हमने पढ़ा था उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में चलती है तो उसके अंदर दो चीजें कांस्टेंट रहती है। कोई भी चीज अगर वो सपोज सेम स्पीड से चल रही है, इफ सर्कुलर मोशन, ये टॉपिक था इनसाइड द चैप्टर मोशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अभी ये नहीं सोच रहे कि अर्थ, सपोज इट इज जस्ट अ बॉल या कोई मोशन, कोई कार फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोई कार है, वो एक ट्रैक पे चल रही है, सर्कुलर ट्रैक, और वो सेम स्पीड पे चल रही है। विल यू कॉल दिस एन एक्सेलरेटेड मोशन और इज इट नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन? नॉट एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ रही। हाँ, एवरीबडी एक्सेलरेटेड। क्यों? सर क्योंकि मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट है तो कांस्टेंट होती है स्पीड, तो एक्सेलरेशन जीरो होती है वैसे, है ना? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कितनी जल्दी स्पीड बढ़ती है या कितनी जल्दी स्पीड कम होती है। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि अगर किसी सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम है तो क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड? नॉन एक्सेलरेटेड, क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ रही। हाँ, ये लगता है। अच्छा ठीक है, अब पॉइंट नहीं है, बट लग नहीं रहा। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ बताती है स्पीड, एंड स्पीड विदाउट डायरेक्शन बताता है। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास स्पीड के साथ साथ एक और चीज होती है, दैट इज डायरेक्शन। इसकी स्पीड सेम है बट इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। इसकी वेलोसिटी कैसे डिफरेंट है? ये चीज हमें मोशन में पढ़नी थी, पर अभी मैं दोबारा कंसेप्ट करा रहा हूँ क्योंकि हम कर रहे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, किसी को भी नहीं आता है तो कोई ना। अब स्पीड सेम है, मतलब ये सपोज चल रहा था, ये बॉल चल रही है 4 किलोमीटर पर आवर एक ट्रैक पे, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या है? सेम, पर इसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। वेलोसिटी कैसे पता चलती है? वेलोसिटी इज स्पीड हैविंग डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? जिसके स्पीड में अगर डायरेक्शन भी हो तो वो वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चिरांश यहाँ से चला गाड़ी में, ठीक है, और वो ऐसे जा रहा है, तो ये स्पीड भी है और इसकी वेलोसिटी भी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये सपोज जाते जाते अपनी डायरेक्शन बदल लेता है तो इससे स्पीड नहीं बदली, आज कैसे भी, अगर सपोज स्पीड बिना बदले ऐसे कुछ करा उसने, जो भी किया उस केस में उसने स्पीड तो नहीं बदली पर उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो उसकी वेलोसिटी बदल गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन ही देखनी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब अगर मैं बात करूं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में, अब अगर ये यहां से किस डायरेक्शन में जा रही है तो इसको समझो, ये इसकी डायरेक्शन कैसे निकलती है? अगर कोई सर्कुलर मोशन में हो तो सर्कल के ऊपर टैंजेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? टैंजेंट। पता क्या होता है? जो जैसे सर्कल से एक लाइन बनाए जो सिर्फ उससे एक ही पॉइंट पर टच करे, दिस इज कॉल्ड अ टैंजेंट। इसे क्या बोलते हैं? Tangent is a line that touches the circle at only one point. किस पॉइंट पे? एक ही पॉइंट। तो it is the tangent drawn at that point. ये मैथ्स का है पर लिखा हुआ है, अगर तुमने मोशन में येलो बॉक्स पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, या इसी में आएगा शब्द। तो tangent is a line drawn
which touches the circle at only one point, which touches the circle at only one point, एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सपोज यहीं पर ये सर्कल में ना जाए, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन में है, तो इसका एग्जांपल अब वो स्टोन से देख सकते हैं। अब रोप और स्टोन लिया, रोप बांधी स्टोन को और मैंने उसे घुमाया। सपोज अब मैं इसे घुमा रहा हूं और मैं इसे यहां से घुमाते हुए मैंने इसको यहां पर अपने हाथ से रिलीज कर दिया। तो तुम अगर जैसे घुमा रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, तो जैसे तुमने जहां पे भी उसे छोड़ा तो वो वहीं से सीधा डायरेक्शन में लॉन्च हो जाएगी, हाँ या ना? एग्जैक्टली जैसे मैंने ये यहाँ पे छोड़ा तो ये जाएगा सीधा ऐसे, क्योंकि ये टर्न ले रहा था, बट टर्न के लिए अब तुमने उसको रोक छोड़ दी है तो टर्न नहीं ले पाएगा, तो वो जिस डायरेक्शन में लास्ट था उसी डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, है ना। तो अगर किसी सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन पता करनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो उसके टेंजेंट के अलोंग देखना होता है। किसके अलोंग देखना होता है? टेंजेंट। अब सपोज ये घूमकर यहाँ पे आया और अगर सपोज मैं इस स्टोन को यहां से छोड़ता तो वो किस डायरेक्शन में जाता? इस तरफ। और ये कैसे पता चला होगा हमें? उसके टेंजेंट से। ये जो सर्कुलर मोशन, सर्कल जो मोशन गया उसके टेंजेंट से पता चलेगा, है ना। तो इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे और सपोज इस पॉइंट पे, क्या उनकी डायरेक्शन सेम होगी या डिफरेंट होगी? इस पॉइंट पे और इस पे will it be same or different? no two points सर्कल में सेम टेंजेंट बना सकते कोई भी पॉइंट, क्योंकि सर्कल अगर है तो हर एक पॉइंट पे कर्व हो रहा है, हर एक पॉइंट पे कर्व हो रहा है। अगर ये यहाँ सेम होता तो ये फ्लैट हो जाता ना ये एरिया, पर सर्कुलर मोशन सर्कल कैसा होता है? हर एक पॉइंट पे टर्न होता है। तो मैं बोलूं कि एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो चल रही है वो कितनी बार डायरेक्शन बदलती है? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में चाहे स्पीड सेम हो सकती है, तो इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम हो सकती है बट उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उसकी हर एक पॉइंट पे बदल रही है। समझ में आई बात? ठीक है। दिस वाज अ क्वेश्चन इन क्लास मोशन कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। Uniform circular motion is always an accelerated motion. और इसके आगे क्वेश्चन आ सकता है बाय, ये आ सकता था टर्म 1 में, पर मेरे ख्याल से कट भी कर दिया था, बट हमें ग्रेविटेशन के लिए जरूरी है इसलिए मैंने नहीं कराया। अच्छा, और इसका रीजन क्या दोगे? इवन दो स्पीड इज सेम, the velocity at every point changes, so that is why it is an accelerated motion. Even though velocity is same but direction changes at every point. ठीक है, नोट कर लिया? बढ़िया आगे, ठीक है। ठीक है, अब सपोज एक इंसान है जो कि एक वही रोप से एक स्टोन को रिवॉल्व कर रहा है अपने आसपास, है ना। तो एक स्टोन है और उसको उसने थ्रेड से बांधकर उसे घुमा रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब ये सर्कुलर मोशन में जब वो उसे घुमा रहा है तो अगर तुम इस स्टोन को लेकर घुमाते हो
तो तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ता है कि वो घूमता रहे, हाँ या ना? ठीक है, और वो फोर्स, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर है, वो फोर्स तुम किधर को लगाते हो? अगर वो बॉल तुम्हारी उधर है, स्टोन उधर है, तो तुम उसको अपनी साइड खींचते हो थोड़ा सा कर्व में, फिर वो जब इधर होती है तो इसको इस साइड खींचते हो, फिर उधर होती है तो इस साइड खींचते हो। ऐसे अपने हाथ को हमें जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके ऑपोजिट खींचना पड़ता है। अगर वो इस साइड है स्टोन तो मैं उसे अपनी साइड पे थोड़ा सा कर्व करता हूँ, फिर वो इधर होता है तो मैं इसको अपनी साइड पे इस साइड पे कर्व करता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर मोशन में घुमाता है, वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, किस डायरेक्शन में लगता है, तो तुम बोलोगे इधर है तो इधर लगेगा, इधर है तो इधर लगेगा, इधर है तो इधर लगेगा, इधर है तो सेंटर में लगेगा। हम क्या बोलेंगे? द फोर्स दैट, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो क्या करते हो, देखो ये लिखा, the force that causes this acceleration keeps the body moving the circular path is acting towards the center। वो कह रहे हैं कि जो force that keeps object accelerating, क्यों बोला accelerating? Because direction is changing and हाँ, because circular motion is an accelerated motion। तो फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता रहता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ या ना? है ना, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स सेंटर लाइक दिस फोर्स, ठीक है। और अच्छा अगर मैं बोलूं इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे उसकी डायरेक्शन इधर है, टेंजेंट, राइट? ये इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर अपनी साइड पे सेंटर पे लगती है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्री, क्योंकि सेंटर से रिलेटेड है, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? centripetal force। This is called centripetal force। ठीक है, अच्छा, इट इज ऑल्सो सेंटर सीकिंग फोर्स। इसको हम सेंटर सीकिंग यानी सेंटर की तरफ लगने वाला, सेंटर को ढूंढने वाला फोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, विच type of force is required to keep an object in a uniform circular motion, keep an object in uniform circular motion। So what will be your answer? Centripetal force or center seeking force। हाँ, तो your answer will be centripetal force। कौन सी चीज पत्थर को घुमा रही है? कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तेज बोलो थोड़ा। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, बात समझ में आई? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर में खींचती है और इस तरीके से वो उसे सर्कल में घुमाती है। नेक्स्ट, अच्छा एक फोर्स और होती है, शायद तुमने सेपरेशन टेक्निक में पढ़ी थी, कोलॉइड को सेपरेट करने का कौन सा तरीका होता है? जो मिल्क है उसको मुझे सेपरेट करना है, जो मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर में एक फोर्स था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सुना था? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड पे लगता है, किस साइड पे लगता है? बाहर की साइड, वो अलग फोर्स है, ठीक है। इट एक्ट्स आउटवर्ड्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे अंदर की तरफ लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको किस साइड लेके जाता है? बाहर की साइड, ठीक है ना। एक्चुअली वो उस साइड पे लेके जाएगा जिस साइड पे वो मोशन पे जा रही है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जैसे सपोज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की आउटवर्ड्स लगता है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनवर्ड्स लगता है, याद है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में सेंट्री आता है तो इसीलिए डिफरेंस प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे टेंजेंट टू अ सर्कल भी एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, व्हाट इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, इसको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट,
आते हैं। अब हम वापस आ रहे हैं ग्रेविटेशन पे। अभी हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा जो 9th में था और जो मोशन चैप्टर में था। अब हम पढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था? चिरांश क्या ऑब्जर्व किया था न्यूटन ने? मैंने स्टार्टिंग में समझाया, फोर्स जो है उस एप्पल को जो कैसे नीचे गिर रहा है उसको खींच रहा है, जो खींच रहा है वही फोर्स शायद वो शायद मून को भी अर्थ की तरफ खींचे हुए हैं। ये पढ़ा था न्यूटन ने, वेरी गुड चिरांश, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अर्थ इज एट द सेंटर और हमें पता है मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो अगर हम थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन से कुछ सीखे हैं तो ये सीखे हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन है तो कोई चीज सेंट्री कौन सा फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से मोशन हो रहा है? सेंट्रीपिटल। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल। तो कौन लगाएगा इस बार? सो और सेंट्रीपिटल मून को लगाएगी और बाकी प्लैनेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मून को लगाएंगे। बस इतना ही, ठीक है। इतना सही था कि अर्थ जो है, क्योंकि सेंटर में अर्थ इज लाइक द पर्सन दैट इज पुलिंग द रोप टुवर्ड्स इटसेल्फ, और मून वो पत्थर की तरह है जो घूम रहा है। तो which force is applied by the earth to moon to keep it in a circular motion? That is, अच्छा अब बात ये है, तुम मुझे बताओ एक कि तुम्हारे पास तो उस पत्थर को खींचने की एनर्जी है और तुम खींच रहे हो। अब अर्थ एक लिविंग पर्सन है क्या? नहीं, अर्थ एक लिविंग पर्सन तो नहीं है। तो अर्थ के पास वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, या वो उसके पास कहाँ से ताकत आ रही है? क्योंकि तुम पत्थर के जिंदगी भर घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते, तुम्हें खाना भी खाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको। पर अर्थ तो मून को घुमाई जा रही है, घुमाई जा रही है, और तो लिविंग भी नहीं है। तो कुछ बेसिक ऐसा फंडामेंटल मिसिंग है हमारे दिमाग में, जो काम हम बिना एनर्जी के नहीं कर सकते पर अर्थ इज एबल टू डू, राइट? तो वो क्या चीज है? ग्रेविटेशन। तो द पॉइंट इज कि हम उस पत्थर को ग्रेविटी से नहीं खींच पाते, तो हमें उसे अपने मसल स्ट्रेंथ से खींचना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतनी ग्रेविटी नहीं है। बट अर्थ के पास ग्रेविटी है जो वो मून को खींच पा रही है। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉट द मसल्स ऑफ द अर्थ बट अनदर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। किस फोर्स ने उसको वो एनर्जी दी जिससे वो काम कर पा रहा है, अर्थ। तो यही फोर्स हमें समझना है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स चाहिए? सर्कुलर मोशन में रखने के लिए शरीर में कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अर्थ इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मोशन ऑफ मून, बट इट इज प्रोवाइडेड बाय विशेष ग्रेविटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अब बात ये है, ठीक है ना, तो अर्थ और मून के बीच कोई रोक तो है नहीं, है कि नहीं? रोक तो है नहीं, तो वो बिना रोक के उसको आसपास घुमा रहा है। तो तुम्हारा पत्थर हाथ ऐसे फेंको और तुम हाथ से ऐसे घुमाओ, क्यों नहीं कर पाते हैं बिना रोक? हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, क्यों नहीं है हमारे पास फोर्स? अर्थ के पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये चीज यूनिवर्सल है, हमने क्या बोला था ये क्या है? यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फोर्स तो वो अर्थ के पास होना चाहिए, तो हमारे पास भी होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी यूनिवर्सल। तो कोई चीज है जो मिसिंग है, वो क्या? ऐसा क्या है जो अर्थ में बहुत ज्यादा है और हमारे में बहुत कम है? मास। हो सकता है हमारे में भी ग्रेविटेशन फोर्स हो, पर हमारा मास इतना कम है कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, पर अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो यूज कर पा रहे हैं। तो दैट मींस वी आल्सो हैव ग्रेविटी बिकॉज़ इट इज अ डैश फोर्स, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। कैसा फोर्स है? यूनिवर्सल। तो दैट मींस अगर वो अर्थ के पास है तो वो मेरे पास भी है, वो इस पेन के पास भी है, वो किसी भी चीज के पास है, हर चीज के पास है। तो पर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे बिकॉज मे बी ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन डैश मास, डिपेंड्स अपॉन मास। जिसके पास मास ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा दिखेगा, और जिसका मास कम होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम दिखेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम बोलेंगे कि why
Earth can apply such high gravitational force, so what will be the reason? Because it has large mass, क्योंकि उसके पास मास क्या है? It has large mass and gravitational force depends upon Mass. and gravitational force depends upon mass. ठीक है। अच्छा, अब अर्थ के पास मून है ना, Yes. ठीक है, जुपिटर के पास मेरे 7-8 मून है, या सैटर्न के पास बहुत सारे मून है, ठीक है। तो ये जो मून है, अर्थ के पास एक ही मून है, तो अब अगर वो चाहे तो कोई स्पेस में कोई ऐसे मून जैसी सैटेलाइट को खींच के अपने पास ला सकता था, और उसके भी 2-4 मून और हो जाते कि नहीं हो जाते? तो वो एक ही मून क्यों, इतने इस टाइम में बहुत सारे मूनों को क्यों नहीं कैप्चर कर लिया? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इतना लार्ज है उनकी और ज्यादा होगी। हाँ, सर क्योंकि बाकी सोलर सिस्टम में और जितने भी चीजें हैं उन सबके पास अपना भी ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो बाकी सारे मून्स को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखते हैं। हाँ, ठीक है, And- वो समझ गया कि चलो जुपिटर के पास अपना ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसने अपने उसको खींचा हुआ है, सैटर्न के ने अपने खींचा हुआ है। पर अगर मैं बोलूँ कि बहुत दूर कोई एक मून पड़ा है और जो कि दूर है थोड़ा सा, पर उसको अर्थ खींच क्यों नहीं रही? सर क्योंकि बाकी स्टार्स भी उस मून को खींच रहे हैं। अब चलो वो स्टार्स पिक्चर से हट गए, क्योंकि अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो डिस्टेंस मैं पूछना चाहता हूँ कि डिस्टेंस भी एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, कि अगर कोई चीज दूर है तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ का वो कम होगा या नहीं होगा? तो why earth is not able to capture another moon? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं तो हम बोलेंगे which is far away, because gravitational force will decrease with distance. अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ये एक पॉइंट ये तो हमने क्वेश्चन में बना लिया ना, अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। सपोज प्लूटो और मून है, अगर वो सेम साइज के हैं, बट प्लूटो को अर्थ क्यों नहीं खींच रही अपनी ऑर्बिट में? तो बिकॉज इट हैज अ लार्ज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा। तो वी विल से एक पॉइंट बना लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। लिख लिया? ठीक, so let us come to universal. What is the meaning of universal? Applies to everything, है ना? Universal law of gravitation पे आ गए। So according to universal law of gravitation, the force between the two objects is directly proportional to the product of their masses, ठीक है, and inversely proportional to square of the distance between the two. हम कह रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली चीज ये, तो इसे हम हेडिंग बनाएंगे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फोर्सेस, अच्छा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होता है तुम्हें? पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन का मतलब क्या होता है, पता है? हाँ या ना पता? इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कोई चीज अगर बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, मतलब काइंड ऑफ लाइक दिस कि जैसे प्राइस ऑफ टोटल प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। तो तुमने चॉकलेट अगर बढ़ाई, तुमने 2 चॉकलेट ली तो 10 रुपए, 5 ली तो 50 रुपए, मतलब 1 ली तो 10 रुपए, 5 ली तो 50 रुपए। तो जैसे मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ चॉकलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्राइस,
मतलब अगर एक चीज बढ़ती है और दूसरी उसके साथ बढ़ती है तो इसको हम साइन लगाते हैं किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हम इतना ग्रेविटेशन क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारा मास कम है और स्टोन का भी मास कम है, स्टोन का मास कम है ना। ठीक है, तो दोनों का कम है तो इस वजह से फोर्स क्या है, कम। तो अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम है तो टोटल प्राइस कम, तो इसी तरीके से अगर मास कम है तो फोर्स कम। और अर्थ ऑन द अदर हैंड, अर्थ हमें या स्टोन को, हर एक चीज को उठा पा रही है क्योंकि उसका मास क्या है, ज्यादा, उसका मास बहुत ज्यादा, तो उसका फोर्स भी बहुत ज्यादा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात? अच्छा, फोर्स इज inversely proportional to the square of the distance between the two objects. R is the m was mass of bigger object. दो चीजों के बीच में होता है, दोनों का मास पे डिपेंड करता है, एंड मास ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और R is the distance of separation between two objects. अच्छा, अब अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के इनवर्स में लिख देते हैं। मतलब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के इनवर्स में अगर लिख दूं, इनवर्स में माने अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ा तो ये फ्रैक्शन क्या होगा ओवरऑल, अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ा तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, नहीं ना आ गए हैं सारे, नहीं आए नहीं, 7th 8th छोड़ के आए। अच्छा सर ऑनलाइन थी ना ये, तो कह ही सकते ये तो हैं। चलो हाँ टाप के आ गए हो ऐसे डायरेक्ट लाइन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोड़ो तुम्हें मैथ की पढ़ाई करनी, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूं अच्छा 5/10 इसको पॉइंट्स में लिखना, ये तो कर सकते हो, क्या होता है 5/10 है 0.5, इतना शर्जा करने की जरूरत नहीं है, ये 10 एक 0 है तो वो 0.5 बनेगा। ठीक है, अच्छा और इसका क्या होगा वैल्यू, 0.05 हाँ ठीक है ना। और अगर मैं 5/1000 करूं तो 0.005 ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सेम है, तीनों में अलग है, सर सेम न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर डिफरेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर अगर मैं बढ़ाता हूँ, किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करता हूँ और नीचे वाली चीज से डिवाइड करी जाती है तभी फ्रैक्शन बनती है ना, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन क्या हो रही है, ये बढ़ रही है कम हो रही है, 0.5 बढ़ा या कम हो रही है। वैल्यू कम। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन की क्या होती है, Decrease। कम। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, चलो मैथ्स में सोचना, पर पॉइंट इज कि अगर हम बोले डिनोमिनेटर किसी चीज का बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम। ये बात समझ में आई ना। तो अगर मैं r को डिस्टेंस को बढ़ाऊं तो इसका जो वैल्यू होगी फ्रैक्शन की, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर r बढ़ाऊं तो ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, समझ में आएगा। अगर ये वैल्यू कम होगी तो फोर्स क्या होगा, कम। फोर्स क्या होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, अगर ये कम हुआ तो ये कम होगा, ओवरऑल कम हुआ तो ये कम होगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें साइन हम डायरेक्टली का लगाते हैं, पर चीज जिसको साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको हम नीचे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
चलो एग्जांपल देता हूँ, तो एक बार ये मिटा दो, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। अच्छा ठीक है, देखो सब कुछ तुम्हारे एक बार कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो तुम्हारे स्कूल में ग्रेड्स मिलते हैं, ठीक है? यू हैव टू टेल रिलेशन ऑफ योर ग्रेड्स विद योर वर्क, नहीं, योर टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज, ठीक है, एंड टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेम। जो मैं चिंता हूँ अच्छा अब मुझे देखो, सोचो, हाँ ग्रेड्स, ग्रेड माने तुम्हें एफ मिला, ई या ए प्लस, ग्रेड है ना? ग्रेड जितना अच्छा हो उतना ज्यादा, मतलब ग्रेड या फिर परसेंटेज मार्क्स, ठीक है? अब मुझे बताओ, परसेंटेज मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टडीज, time spent on studies, and it is inversely proportional to टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेम्स। डिफरेंस समझ आया? ठीक है, तो अगर तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है किसी चीज के, तो मैं बोलूंगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्पेंट ऑन दी स्टडीज, ठीक है? और परसेंटेज जो मार्क्स आए, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीडियो गेम्स। ये बना लो प्लीज, ऐसी चीजें बनानी होती है नोट्स में जो तुम्हें समझ आए बात। ऊपर बना लो, कहीं बॉक्स में बना लो। तो इससे तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, और प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। अच्छा, अगर आप बोलो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दो, वी कैन कंबाइन दिस। हाउ कैन वी कंबाइन दिस? तो यू विल से परसेंटेज मार्क्स इज directly proportional to time spent on studies divided by टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेम्स। time spent on video games. We can also combine proportionality. तो इस तरीके से अब ये देखो, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो परसेंटेज मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो परसेंटेज मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये मैथ्स की चीजें हैं वैसे, बट कोई बात नहीं, कर नोट कर लिए सारा, ये तीन चीजें। अब प्रोपोर्शनल साइन को वी कैन आल्सो कन्वर्ट इट इक्वल। प्रोपोर्शनल को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल। परसेंटेज मार्क्स को अगर हम इक्वल करना चाहें तो हमें प्रोपोर्शनल से इक्वल करने में कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी कि वो कितना डिपेंड करता है उस पे। तो जब हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा तब हम इसको इक्वल भी कर सकते हैं। अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता हो तो आई कैन से द परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं किसी रिसर्च से, किसी स्टडी से। फॉर एग्जांपल ऐसी रिसर्च भी हुई हो सकती है साइकोलॉजी में, जिन्होंने बहुत सारे इस क्लास में बच्चों के मार्क्स देखे और कितना टाइम उन्होंने वीडियो गेम पे लगाया और कितना टाइम उन्होंने स्टडीज पे लगाया। उन्होंने डेटा लिया, उसको सॉल्व किया, डेटा को सॉल्व करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया अपनी स्टडी में। साइकोलॉजी में ऐसी स्टडीज होती है, रिसर्च होती है। तो जैसे हम वीडियो गेम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि बच्चों जब जिसमें ज़्यादा करते हैं तो ये पढ़ाई में कम पाए जाते हैं, ऐसे बात। तो वो रिसर्चेस ऐसी होती हैं। तो टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज अपॉन टाइम स्पेंट ऑन वीडियो गेम्स। तो इस तरीके से मैं तुम्हें साइंस का प्रिंसिपल समझाना चाह रहा हूँ कि हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, ये सारा लिखना है, ये लग रहा है कि लेम है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल बनाना है तो हमें क्या लगाना है? कांस्टेंट, ठीक है। तो और फिर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे ये हमने फॉर्मूला। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम ग्रेविटेशन में चलते हैं। लेट अस
वर्क ऑन ग्रेविटेशन। रब कर दो ये। तो हमने ये पाया कि अगर सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम मास वाली और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम। एक का मास ज्यादा एम कैपिटल एम, एक का कम स्मॉल एम। इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वाज r। कितना? r। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों के मास का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आता है तो प्रोडक्ट। ठीक है। तो दूसरी चीज, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं और एक कोई ऑब्जेक्ट में, तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा हो या कम? कम। तो अगर किसी का डिस्टेंस बढ़ रहा है और ग्रेविटी और फोर्स कम हो रहा है, तो इज इट अ डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन? इनवर्स। तो फोर्स विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस पे भी इनवर्स होगा, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो जल्दी डिक्रीज होगा और ज्यादा जल्दी डिस्टेंस से। तो फोर्स, ये वाली बात समझा रहा हूं। जैसे सपोज अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स होता, तो फोर्स हाफ हो जाता, अगर ये r होता। अगर डिस्टेंस 2 टाइम होता तो फोर्स क्या हो जाता? हाफ, है ना? अच्छा, अगर डिस्टेंस, अब मैंने स्क्वायर लगा दिया, अगर डिस्टेंस 2 टाइम हुआ तो अब 1/4 हो गया फोर्स। क्या हो गया? स्क्वायर लगाने से कोई चीज और जल्दी डिक्रीज हो रही है, जितना डिक्रीज होना चाहिए था उससे ज्यादा जल्दी डिक्रीज हो रही है। ये समझ नहीं आया तो शायद दोबारा बताओ। अच्छा देखो, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है। सपोज दिस इज ओरिजिनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ओरिजिनल। और ये ओरिजिनल डिस्टेंस। अब मैं न्यू फोर्स निकालना चाह रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं? न्यू फोर्स। जब मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो डिस्टेंस को डबल किया तो 1/2 हो गया, मतलब न्यू ओरिजिनल डिस्टेंस r था, अब नया डिस्टेंस क्या हो गया? 2r। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये पहले के कंपैरिजन में आई कैन राइट दिस एज 1/2 ऑफ r, है ना? मैं बोल सकता हूं अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर रहा हूं तो फोर्स क्या हो रहा है? हाफ। क्या हो रहा है? हाफ। ठीक है। और अगर मैं ये सपोज स्क्वायर होता है इसके फॉर्म में, तो 2r का स्क्वायर करता तो ये 1/4 टाइम आ जाता r स्क्वायर। मतलब तुम अभी इसको इतना बच जाओ, थोड़ा मैथ्स में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मैथ्स में, द पॉइंट इज दिस कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है। और वो r स्क्वायर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो कर सकता हूं, है ना? यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/m/r²। आई कैन कंबाइन दिस। अच्छा, अगर मुझे इक्वल करना है तो मुझे क्या लगाना है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट हमने स्टडी करके निकाला है, दिस इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी हमें पता है। So now this is a formula that we have derived from universal law of gravitation. कौन से लॉ से? Universal law of gravitation. अच्छा, यहाँ पे r नहीं दिया हुआ, उसको d दे रखा है। You will put it d, यहाँ पे d square,
ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर मैं g की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं g को निकालना चाहूँ तो मेरे को बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ और मून के बीच में फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया किसी डिवाइस से। ठीक है, तो हम मून पे पहुंच भी चुके हैं, है ना? तो फोर्स हमें पता चल गया अर्थ और मून में कितना है। हमें मास ऑफ अर्थ पता है बाय एन एस्टिमेट, मास ऑफ मून पता है बाय एन एस्टिमेट, डिस्टेंस बिटवीन देम वी नो ऑलरेडी। ठीक है, तो g भी निकाल सकता हूँ ऐसे, है ना? या फिर सपोज अगर मुझे मून और अर्थ की बजाय मैं किसी दो ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर दूं, क्योंकि यूनिवर्सल है, क्या है ये? यूनिवर्सल है। मैं ये दो पेन हैं, अगर मेरे पास कोई डिवाइस हो जो मैं इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मेजर कर लूं, इन दोनों का मास मैंने यहाँ रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने यहाँ रखा। ठीक है, सो आई वाज सेइंग अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आई कैन फाइंड वैल्यू या इसकी यूनिट भी, तो g विल बी, ये तो आता होगा, इसको इधर भेज दूंगा या फिर इसको इधर और इनको इधर, तो f into d square by m into n, राइट? अच्छा, g की वैल्यू फोर्स से लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पड़ा था, उसकी यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की है न्यूटन। अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अच्छा, डिस्टेंस मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये मैं किस में नापता हूँ? ये डिस्टेंस, हाँ, मीटर में। किस में नापता हूँ? मीटर। ये फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मीटर का स्क्वायर। अच्छा, मास किस में नापते हैं? ग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, केजी। और दूसरे का भी मास केजी में। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। हाँ, इनवर्स केजी स्क्वायर। जब कोई चीज नीचे स्क्वायर में होती है तो ऊपर -2 लिख सकते हैं, ठीक है? -2 का मतलब वो इनवर्स है। यूनिट ऑफ जी, जल्दी से लिखना है, नोट करना है चलाना। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जो g है, क्योंकि मेरे वाला वैल्यू हमें कांस्टेंट होती है, तो वैल्यू ऑफ g कैन बी, किसने ढूंढी थी? हेनरी कैवेंडिश ने, एंड ही फाउंड इट टू बी 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर, यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी -2। Alright, let us do one question. Question number 1 लिखें। Question number 1 है, mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between earth and moon is this much, calculate the force exerted by on earth. रब करो इसे। अच्छा, कल 6 to 7 में तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास है ना? और मैं 5 to 6 तुम्हारा ग्रेविटेशन दे दूं, आ जाओगे 5 to 7, ठीक है? कल, ठीक है? तो ऑनलाइन
5 to 7। या फिर शैलजा मैं इसकी रिकॉर्डिंग शाम तक अपलोड कर दूँ, वो भी चलेगा? यस। पर 6 to 7 में लाइव, 5 to 6 में पे रिकॉर्डिंग कर दूँ, ठीक है? अच्छा, तो मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to power 24 kg, मास ऑफ मून इज दिस। तो कैपिटल एन क्या लूँगा? सो अर्थ का मास बड़ा कौन है, अर्थ या मून? अर्थ। अर्थ, और 10 to the power 24 है, ज़्यादा मास जो होगा वो कैपिटल एन, सही है। स्मॉल एन मून का कितना? 7.4 into 10 23 22, ठीक है? kg, राइट? ठीक है। If distance between Earth and Moon is d is to the power 4 10 to the power 5 किलोमीटर, ठीक है? अगर g की वैल्यू ले रखी है, क्या यूज करती है, राइट? तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है शिवांश? फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g कैपिटल N स्मॉल n अपॉन d स्क्वायर, है ना? ठीक है। तो g कितना है? 6.7 into 10 raised to power -8। मास ऑफ मून क्या लेना है? 6 into 10 to the power 24। मास ऑफ अर्थ कितना है? 7.4 into 10 to the power 22। और d is 3.84 into 10 to the power 5, राइट? सॉल्व शुरू करें। सॉल्व करना आता है इससे बड़े नंबर्स, या फिर कैलकुलेटर ही करते थे आज तक? तो मैं विशेष कर एटॉमिक नंबर्स से 20 याद करके आ गया, बता दूं ना? ये 1 to 18 दे रखें, 1 to 18 याद कर लेना। एक पोटेशियम और एक कैल्शियम, इसके नीचे कैल्शियम होता है 20, याद हो जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम पावर्स को अलग रखेंगे पहले, ठीक है? 10 to the power -11, 10 to the power 24, 10 to the power 22 और 10 to the power 5। इन पावर्स को अलग कैसे रखेंगे? 10 raised to the power -11, 10 to the power 24, 10 to the power 22 upon 10 to the power 5। तो व्हाट विल डू, तुम एक काम ये कर सकते हो कि ये 5 जो पावर होती है इसको ऊपर भेज सकते हो, तो ये क्या बनेगी? -5 और -11 10 raised to the power -16, ठीक है? और 24 और 22 पावर्स को ऐड कर सकते हो, तो 24 और 22 ऐड करके कितना बनेगा? 46। 46 और 16 को माइनस कर सकते हो, तो 10 to the power -13। समझ आई बात? बाकी चीजें बची क्या? 6.7 into 6 upon 3.84 और ऊपर से 7.4 भी होगा। 7.4। ये मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है? ये तुम मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढोगे, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा 20 आ रहा है। एक सेकंड, स्क्वायर में क्या होगा? ये स्क्वायर था, तो ये 10 हो जाता, 10 हो जाता तो ये 10 ऊपर जाके 26 हो जाता, फिर 20 बचता। एंड इन केस ये आंसर फाइनल इज 2.02। ये तुम सॉल्व करके निकालोगे 2.02 into 10 to the power 20 न्यूटन। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है? ये सॉल्व करके रखेंगे,
एक होमवर्क भी दे दूं, और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कल 5 से 7, ठीक है।